स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। भारत के सुपर स्पाई अजीत डोभाल की इस सीरीज में आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैसे अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिशन को डिसमेंटल करने में, खत्म करने में रॉ की मदद की थी। किस तरह से वो 7 सालों तक पाकिस्तान में रहे और वहां से सारी खुफिया इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की भारत तक पहुंचाई। और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे उस समय भारत के ही एक प्रधानमंत्री ने अजीत डोभाल की मेहनत और रॉ की जो इतना बड़ा नेटवर्क था सालों से बनाया हुआ, उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया था। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया इसी सीरीज के कि कैसे अजीत डोभाल मिजोरम गए और मिजोरम में जाकर वहां की जो इंसर्जेंसी थी, विद्रोह था, लाल डेंगा का आतंक था, उसको खत्म किया था और सिक्किम मर्जर में कैसे भारत की मदद की थी। आज बात करते हैं भारत के सुपर स्पाई ने पाकिस्तान में क्या क्या किया। तो साल था 1974। भारत की उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। 1974 में ही 18 मई को भारत ने पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था, एक पीसफुल एक्सप्लोजन। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। अब जब भारत ने ये कर लिया तो इसी के एक साल बाद 1975 में पाकिस्तान इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में, न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट है उसमें। उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इन्होंने इस तरह से यहाँ से इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर। ये वो समय था जब पाकिस्तान के अब्दुल कादिर खान, डॉक्टर AQ खान, ये जिन्हें पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑफ पाकिस्तान, तो ये उस समय हॉलैंड में एक यूरेनियम फैसिलिटी में काम कर रहे थे, यूरेनको में। ये वहां पे काम कर रहे थे। इन्हें पता चल गया था कि पाकिस्तान अब इसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम में इंटरेस्ट दिखाने लगा है। तो उस समय इन्होंने पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे भुट्टो, उनको एक ऑफर दिया कि वो पाकिस्तान में आकर वहां पे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए काम करना चाहते हैं। भुट्टो ने ऑफर जो था उसको एक्सेप्ट किया और 1975 में ही यूरेनको से हॉलैंड में सारी जो वहाँ की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, खुफिया इन्फॉर्मेशन, जैसे ब्लूप्रिंट्स हो गए और जो कंपनियां हैं जो तमाम सारी जो सेंट्रीफ्यूज मटेरियल सप्लाई करती हैं, ऐसी 100 कंपनियों का करीबन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब ये वहाँ से डॉक्टर AQ खान चुरा कर पाकिस्तान आ गए। ये जब यहाँ से ये चीज़ें चुरा लेते हैं यूरेनको की, तो उस समय क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में भी ये सब आ गया, क्योंकि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी और ये सब इसके बाद में इन पर केस भी हुआ। इसके चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रावलपिंडी के कहोटा में पाकिस्तान के अंदर खान को जगह दी और जून 1976 में खान ने वहां पे अपनी इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी को शुरू किया। अब ये जो रिसर्च लेबोरेटरी थी ERL, ये वहां बनाई जाती है और यहाँ पे पूरा ये लोग न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करते हैं। हॉलैंड से इन्होंने जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन AQ खान ने चुराई थी, इसकी खबरें इंटरनेशनल मीडिया में आने लगी थी। उसके बाद में इस समय तक क्योंकि चाइना और जो फ्रांस थे वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में, न्यूक्लियर प्रोग्राम में सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि AQ खान पाकिस्तान से नॉर्थ कोरिया जाते हैं। ये वहां पे जाके प्रपोजल देते हैं, ये जो ब्लूप्रिंट थे, जो इन्फॉर्मेशन थी उसको बेचने का। वहां पे उन लोगों को जब ये प्रपोजल दिया जाता है, ये भी खबरें यहाँ से इंटरनेशनल मीडिया में आती हैं, तो फ्रांस वहां से पाकिस्तान से अपना सपोर्ट वापस ले लेता है। उसे ये समझ आ गया था कि यहाँ पाकिस्तान की मंशा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके इरादे उन्हें ठीक नहीं लग रहे थे। अब ये साल था 1976। अजीत डोभाल 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन कर चुके थे। मिजोरम में उन्होंने इंसर्जेंसी खत्म की, लाल डेंगा का आतंक खत्म किया, उसके बाद सिक्किम मर्जर में भारत की बहुत मदद की थी। तो वो एक सुपर स्पाई की तौर पर भारत सरकार के और इंदिरा गांधी के सामने आ चुके थे। साल 1976 में जब मिजोरम और सिक्किम का मसला एक तरह से हल कर दिया था भारत ने, तो अब इंदिरा गांधी और भारत सरकार के सामने अगला जो उद्देश्य था वो ये था कि पाकिस्तान जो मिलिटेंसी लगातार कश्मीर में बढ़ाता जा रहा था, ISI भी लगातार बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही थी, तो ये सब इन पर नज़र कैसे रखी जाए। और उसके बाद में इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह से ये चीज़ें चल रही थी कि न्यूक्लियर वेपन के ऊपर पाकिस्तान काम करने वाला है, तो ये चीज़ें भारत के लिए जानना बेहद ज़रूरी था। तो इंदिरा गांधी ने एक स्टेप लिया आगे। IB और रॉ की मीटिंग बुलाई जाती है। IB और रॉ की मीटिंग बुलाई गई, वहाँ पे पता किया कि किस तरह से हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, कि हमें ये सब अगला स्टेप इनका पता रहे कि पाकिस्तान के विचार क्या हैं भारत के बारे में, इस समय वो क्या करने वाला है। और ये भी पता करना था कि न्यूक्लियर वेपन क्या पाकिस्तान में बनाया जा रहा है। तो IB और रॉ के ऑफिसर्स ने ये निष्कर्ष निकाला और ये कंक्लूजन पे बात आती है कि कुछ ऑफिसर्स को पाकिस्तान भेजा जाएगा
और ये बकायदा वहां पे जाके लंबे समय तक भारत की तरफ से सीक्रेट एजेंट बनकर रहेंगे। इन्हीं ऑफिसर्स में अजीत डोभाल भी शामिल थे। अजीत डोभाल को 1976 में ही पाकिस्तान भेजा गया। अब यहां से चीजें ये होती हैं कि एक टुकड़ी क्योंकि ऑफिसर्स की वो भी थी जो ऑपरेशन ये जो था पूरा, जिसे ऑपरेशन कहोटा नाम दिया गया था, ये जो न्यूक्लियर वेपन के बारे में जानकारी जुटानी थी, तो ये भी वहां पे जाते हैं। अजीत डोभाल भी उस समय पाकिस्तान के लिए गए। तो इस ऑपरेशन को पूरा ऑपरेशन कहोटा नाम दिया जाता है। हाल ही में इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, मिशन मजनू, जिसमें इसी पूरे ये जो एजेंट्स थे इनमें से एक एजेंट के ऊपर इस पूरी उनकी स्टोरी, लाइफ स्टोरी इसमें दिखाई गई है। ये ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन कहोटा, इसमें भारत का साथ इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो भी दे रही थी, क्योंकि इजराइल भी ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बने। पाकिस्तान भेजने से पहले अजीत डोभाल की बाकायदा ट्रेनिंग कराई जाती है, क्योंकि वो लंबे समय तक यहाँ पे रहने वाले थे, पोस्टेड होने वाले थे, और वो 7 साल तक करीब पाकिस्तान में रहे। उन्हें एक मुस्लिम लड़के का, एक यंग मुस्लिम लड़के का गेटअप दिया जाता है। उर्दू सीखी उन्होंने इसके लिए, लहजा सीखा किस तरह से उर्दू को बोलते हैं, और तमाम सारे पाकिस्तान के जो मैप्स थी, लोकेशंस थी, जगह थी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। एक जनरल इंफॉर्मेशन जो हर स्पाई को दूसरे देश के बारे में पता होनी चाहिए। ये सब कलेक्ट करके, गैदर करके अजीत डोभाल 1976 में पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान जाके वहाँ के रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर तमाम दिन वहाँ पे रहते हैं, घूमते हैं वहाँ पे, पता लगाते हैं चीज़ों का। इस समय तक रॉ के जो बाकी एजेंट्स थे वो भी पाकिस्तान में पहुँच चुके थे। तो अब होता ये है कि इस समय ये नहीं पता था कि ये जो लेबोरेटरी है खान की, वो है कहाँ। तो रॉ का एक जो नेटवर्क था, रॉ ने अपने नेटवर्क से ये उनको इंटेल मिला और वहाँ से इन्होंने ये पता किया कि ये जो लेबोरेटरी है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी के कहोटा में है। अब ये कहोटा जो जगह है वो एक छोटा सा पाकिस्तान का पहाड़ी शहर है। आज के टाइम पे काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन उस समय ये बहुत वीरान एक जगह हुआ करती थी जो बहुत ज़्यादा खाली रहती थी। तो अब अजीत डोभाल के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, रॉ के एजेंट्स के सामने भी ये चैलेंज था कि अब लेबोरेटरी का तो पता चल गया, लेकिन ये कैसे कंफर्म किया जाए कि इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काम चल रहा है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। तो ये जो एजेंट्स थे इन्होंने ट्रैक करना शुरू किया, क्योंकि ये जो लेबोरेटरी थी यहाँ पे तमाम सारे साइंटिस्ट, उस समय उनका आना जाना लगा रहता था, भारी तादाद में यहाँ पे साइंटिस्ट लगातार आते जाते रहते थे। तो इन एजेंट्स ने उन साइंटिस्ट को, उनमें से कुछ को टारगेट किया और उनका पीछा करना शुरू किया। अब इस समय तक क्योंकि साल 1977 ये आ चुका था, 1977 में भारत में यहाँ पे चुनाव होते हैं और पहली बार देश ये देखता है कि जो अपोजिशन पार्टी थी वो सत्ता में आ गई थी। पीएम इंदिरा गांधी थी, लेकिन वो चुनाव हार जाती हैं और नए पीएम बनते हैं मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के टेन्योर में जो ये रॉ बनी थी, एक तरह से रॉ को इंदिरा गांधी का इनिशिएटिव कहा जाता है, तो ये रॉ से नाखुश रहते थे। मोरारजी देसाई को ऐसा लगता था कि इंदिरा गांधी ने रॉ का मिसयूज किया है और रॉ का यूज उन्होंने जो अपोजिशन लीडर थे उनकी जासूसी में किया हुआ है। तो इस तरह का उनका थोड़ा एक व्यू पॉइंट था रॉ के लिए। तो पीएम बनते ही 1977 में मोरारजी देसाई ने जो रॉ का बजट था उसको 30% कम कर दिया। ये यहाँ पे भारत में चल रहा था। वहीं पाकिस्तान में अजीत डोभाल और रॉ के एजेंट्स जो थे उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि वो लगातार इनका पीछा कर रहे थे साइंटिस्ट का, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम चल भी रहा है या नहीं। तो ये लोग, हमारे भारत के एजेंट, एक जगह मिले और इन्होंने ये डिसाइड किया और बातचीत की, तब ये आइडिया निकला सामने कि अगर इन साइंटिस्ट के, जिनका ये पीछा कर रहे हैं, उनके स्किन सैंपल या फिर बालों के सैंपल हमें मिल जाते हैं तो हम यहाँ से उनको भारत भेज के चेक करा सकते हैं कि क्या उनके अंदर रेडिएशन है। क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो आपके जो बाल हैं, आपकी स्किन है, वो उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं रेडिएशंस को, और भारी मात्रा में वहाँ से रेडिएशन आपका मिल सकता है उनको चेक करने पे। तो ये जब आइडिया निकला एजेंट्स के दिमाग से, तो यहाँ पे ये जो सैंपल्स थे इनको कलेक्ट करने का दूसरा चैलेंज सामने आ गया, कैसे किया जाए। तब अजीत डोभाल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये जो साइंटिस्ट हैं जिनका हम पीछा कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनको ट्रैक करते हैं और ये लोग बाल कटाने कहाँ जाते हैं, वहाँ जाके ये हम इनके सैंपल्स ले सकते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट थे जिनका पीछा किया जा रहा था, उनमें से कुछ साइंटिस्ट रावलपिंडी में जाके वहाँ पे एक सलून में बाल कटवाते थे। ये हमारे जो एजेंट थे ये इनका पीछा करते हैं। एक दिन 1977 में जून की बात है, ये जो साइंटिस्ट थे ये उस रावलपिंडी के सलून में जाते हैं, वहाँ पे अपने बाल कटवा के निकलते हैं और अजीत डोभाल और रॉ के उनके साथ कुछ जो उनकी टीम थी, जो एजेंट थे,
वो इस सलून में जाकर वहां से इन बालों को इकट्ठा करते हैं, एक बैग में भरते हैं और उस बैग को अपने सोर्सेज से भारत भेज देते हैं। भारत में इस चीज को चेक किया जाता है, इन बालों के सैंपल्स को, और तब वहां पे पता चलता है कि इनमें हैवी रेडिएशन है, इनमें भारी मात्रा में रेडिएशन उस समय मिलता है। और इसी के साथ ये पता चल जाता है भारत को कि AQ खान की इस इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी ERL में कहोटा के अंदर न्यूक्लियर वेपन पर पाकिस्तान काम कर रहा था। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इससे भी बड़ी उपलब्धि भारत के सामने तब आई जब अजीत डोभाल ने और रॉ के जो एजेंट्स थे उन्होंने वहां से जो लेबोरेटरी थी वहां के एक साइंटिस्ट को ब्रेक कर लिया। और वो साइंटिस्ट ये राजी हो गया था, तैयार हो गया था $10,000 की रिश्वत लेकर जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन का जो ब्लूप्रिंट था वो भारत को देने के लिए। अब ये चीज यहां से अजीत डोभाल फोन करके बताते हैं रॉ के चीफ को। रॉ के चीफ उस समय हुआ करते थे NF संतूक। NF संतूक को ये बात बताई जाती है कि इस तरह से एक साइंटिस्ट है जो कि हमारी तरफ आने के लिए राजी है, $10,000 लेके वो हमें ब्लूप्रिंट दे देगा। तो ये बात जब मोरारजी देसाई के पास संतूक जाके बताते हैं तो मोरारजी देसाई इस पर मना कर देते हैं। उनका कहना था, उन्होंने NF संतूक को कहा कि पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में रॉ को दखल नहीं देना चाहिए, ये हमारे जो उसूल हैं, जो हमारे वैल्यूज हैं उनके खिलाफ है। गांधीवादी विचारधारा के इंसान थे मोरारजी देसाई, तो उनका कहना था कि इंटरनल मैटर है ये पाकिस्तान का, हम इसमें नहीं घुस सकते। तो इसी के साथ में जो तमाम मेहनत थी अजीत डोभाल की, तमाम सारे हमारे एजेंट्स की, वो यहाँ पे बेकार चली जाती है और ये जो ब्लूप्रिंट था पाकिस्तान का न्यूक्लियर का वो भारत को नहीं मिल पाता है। अब क्योंकि इस ऑपरेशन में पूरे जो ऑपरेशन कहोटा था इसमें हमारे साथ में रॉ के साथ में इजराइल की मोसाद भी काम कर रही थी। तो मोसाद का ये था, उनका एक फाइनल कॉल था कि अब क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन की तैयारी कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे इस पे डायरेक्ट अटैक करना चाहते हैं। इजराइल का फाइटर प्लेन बाकायदा एयर स्ट्राइक करेगा और इस पूरी लेबोरेटरी को तबाह कर देगा। उनको भारत से एक मदद चाहिए थी। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा अगर फाइटर प्लेन इजराइल से आता है तो उसे रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अगर अपने गुजरात में भारत के हमें रिफ्यूल करवा दें तो हम वहाँ से उसको सीधा पाकिस्तान लाके, वहाँ से क्योंकि नज़दीक है, बॉर्डर है, तो हम वहाँ से इसको लाके पाकिस्तान में कहोटा में एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके लिए रॉ के चीफ NF संतूक एक बार फिर अपने मोरारजी देसाई के पास गए, भारत के प्रधानमंत्री के पास। अब क्योंकि ये एक इस तरह की चीज़ थी कि जिसमें PM का दखल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन दूसरी एजेंसी से करवाना है और वो भारत में उसको रिफ्यूल करवा रहे हैं हम, तो बाकायदा मोरारजी देसाई की मुंबई में इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर थे मोसे दयान, उनके साथ में मीटिंग कराई जाती है। वो इन्हें पूरा बताते हैं मोरारजी देसाई को कि इस तरह से अगर आप रिफ्यूल करा दें तो हम ये जो समस्या है पूरी इसको एक बार में ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि मोरारजी देसाई एक बार फिर गांधीवादी विचारधारा के इंसान, तो वो नॉन वायलेंस का और ये तर्क देके कि दूसरे देश में दखल देना हमारे वैल्यूज़ के खिलाफ है, इस तर्क के साथ में इस पूरे जो फॉरेन मिनिस्टर थे मोसे दयान इजराइल के, उनको मना कर देते हैं। एक तरफ आप देखिए कि भारत के टॉप स्पाई अजीत डोभाल, भारत के रॉ के हमारे जाबाज एजेंट तमाम दिन तमाम सालों से पाकिस्तान में रहकर इकट्ठा कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, यहाँ पे खुफिया इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, अपनी जान पर खेल कर पूरा नेटवर्क बना रही है रॉ। और दूसरी तरफ भारत के ही प्रधानमंत्री, ये दूसरी बार था जब उन्होंने अपने पूरे एजेंट्स की, रॉ की पूरी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया था। अब साल 1978 आ चुका था, अजीत डोभाल इस समय पाकिस्तान में ही थे, बाकी जो रॉ के एजेंट्स थे जो ये न्यूक्लियर मिशन के लिए गए हुए थे वहाँ पे इसकी जानकारी जुटाने के लिए, वो भी वहाँ पे रह रहे थे। इस साल पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट करती है फौज वहाँ की, पाकिस्तान की आर्मी ने तख्ता पलट किया और पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन जाते हैं जनरल जिया उल हक, पाकिस्तान के फौजी तानाशाह। ये जो जनरल जिया उल हक थे, इनकी भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ में बहुत अच्छी मित्रता थी, ऐसा बताते हैं ये लोग। कई दफ़ा बातें करते थे फ़ोन पे, घंटों तक बातें चलती थी इनकी। तो इसी के दौरान 1978 में ही एक दफ़ा जब इनकी बातचीत हो रही थी तो मोरारजी देसाई ने जिया उल हक को ये कह दिया कि जनरल साहब, हमें आपके सीक्रेट मिशन के बारे में सब पता है। फौजी दिमाग के जिया उल हक, उनको जब ये पता चला, उन्होंने जब ये सुना तो उनका दिमाग घूमा और उन्होंने पाकिस्तान की जो ISI है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको एक्टिव कर दिया और उससे कहा गया कि पता लगाइए कि इन्हें हमारे सीक्रेट मिशन के बारे में कैसे पता चला। वो समझ चुके थे कि मोरारजी देसाई न्यूक्लियर मिशन के बारे में ही पाकिस्तान की बात कर रहे हैं।
यहाँ से आईएसआई ने रॉ का पूरा जो नेटवर्क था उसको ब्रेक करना शुरू किया, उसके बारे में उसको ट्रैक करना शुरू किया। और यही वो समय था जो हमारे रॉ के वहाँ पे जितने जाबाज एजेंट थे उनमें से कई एजेंट्स को आईएसआई ने ढूंढा, पकड़ा और ख़त्म कर दिया था। इसी के साथ में ऑपरेशन कहोटा भी यहाँ पे पाकिस्तान में भारत का ख़त्म हो जाता है। अजीत डोभाल इस समय तक निकलकर यहाँ से पाकिस्तान के लाहौर में रहने लगे थे। उनके सामने कई सारे भारत के दिए हुए टास्क थे। उन्हें पता लगाना था कि वहाँ पे फ़ौज का कितना बड़ा, क्योंकि रोल उस समय पाकिस्तान में फ़ौज का बहुत बड़ा था, तो फ़ौज कहाँ कहाँ तक एंटर की हुई है इसमें, क्या वहाँ पे इनके खुफिया जो ऑपरेशन है वो चल रहे हैं, आईएसआई इसमें क्या कर रही है, यहाँ पे जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बारे में जानकारी देनी थी भारत सरकार को, लोगों के बीच में क्या सेंटिमेंट बन रहे हैं भारत को लेकर ये बताना था, और जो संबंध है पाकिस्तान के दूसरे देशों से वो किस तरह के चल रहे हैं। तो इस तरह की तमाम जानकारियां अजीत डोभाल वही मुस्लिम लड़के के भेस में भारत तक पहुंचाते रहे। कई दफ़ा उन्हें अपनी जान पर खेलकर भी ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भारत तक पहुंचानी पड़ी। ऐसे दो किस्से हैं जब वो पकड़े जाने वाले थे। एक दफ़ा जब वो लाहौर में ही थे तो वहाँ के लोकल मार्केट में एक कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा था। अजीत डोभाल वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे ये कव्वाली सुनने के लिए गए हुए थे, लेकिन वहाँ एक आदमी इनके पास में आता है और कहता है कि आपकी ये जो नकली दाढ़ी है वो लटक रही है। जैसे ही अजीत डोभाल ने ये सुना, ये वहाँ से भाग निकले। इसी के बाद इन्हें अपना जो पूरा हुलिया था जो लंबे समय तक कैरी कर रहे थे उसको उन्हें चेंज करना पड़ा। एक दूसरा वाक्य है जब अजीत डोभाल कराची में थे, तो कराची में वहाँ पे एक औलिया की मस्जिद हुआ करती है, ये वहाँ नमाज पढ़ने जाया करते थे। तो एक बूढ़े आदमी ने, जो मौलाना की तरह लग रहा था, उस आदमी ने इन्हें पकड़ा और इनसे कहा इनके कान में कि तुम हिंदू हो, और ये कहकर वो इनको अपने घर पे ले गया। कहता है कि मेरा पास में ही घर है, वहाँ पे चलिए। घर में ले जाके इनसे कहता है कि तुम हिंदू हो और तुम यहाँ पे भेष बदल कर घूम रहे हो। तो इन्होंने बताया कि नहीं, मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मैं मस्जिद में आता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुझे तमाम चीज़ें याद हैं। तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हारे कान छिदे हुए हैं, तुम हिंदू हो। तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं हिंदू था, लेकिन मैं कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ, मैं बाद में कन्वर्ट हो गया, मैं मुसलमान बन गया। लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि नहीं, तुम हिंदू ही हो और ये जो तुम्हारे कान के छेद हैं इनको बंद करवा लो, वरना ये लोग तुम्हें पकड़ सकते हैं। और फिर उसने इन्हें बताया डोभाल को कि वो भी एक हिंदू था और भेष बदल कर यहाँ पे रह रहा है, उसके परिवार को पाकिस्तान में मार दिया गया था और जैसे तैसे वो यहाँ पे अपने दिन निकाल रहा है। तो उसने ये चीज़ इन्हें बताई कि भाई आप जो है अपनी सर्जरी करा लीजिए, क्योंकि इससे आप पकड़े जा सकते हैं। उसी के बाद डोभाल ने अपनी सर्जरी कराई, लेकिन फिर भी वो जो कान का छेद है उनके वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। इतनी दफ़ा पकड़े जाने के डर के बावजूद और पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान में किस तरह से उन्हें टॉर्चर करके मारा भी जा सकता था, बंदी बनाया जा सकता था, इसके बावजूद करीबन 7 साल तक पाकिस्तान में अजीत डोभाल रहते रहे और भारत तक सारी खुफिया इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहे। इसके बाद 80 के दशक में भारत आकर कैसे अजीत डोभाल ने ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के बीच में भेष बदलकर घुस के वहां से जो सारी जानकारी निकाली है और भारत की सरकार को दिए, रॉ को दिए, ये आपको आने वाले एपिसोड में हम बताने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा और अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए अगले एपिसोड्स लेकर आते ही रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।